नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चुनाव में महज 15 दिन रह गए हैं। वही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। वही सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वह सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया। आजम के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। वह बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया। वहीं ऊंचाहार सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उनकी जगह अखिलेश ने अपने पुराने साथी मनोज पांडे को मैदान में उतारा है। सपा ने 159 नामों की लिस्ट में एमवाई यानी मुस्लिम यादवों के समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया। तो वही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के जारी अपनी चौथी लिस्ट में भी दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर फोकस कायम रखा। पार्टी की नई लिस्ट के 85 उम्मीदवारों में 49 इन्हीं दो वर्गों से हैं। इनमें 30 कैंडिडेट तो अकेले ओबीसी समुदाय के हैं, जबकि बाकी 19 टिकट दलितों को दिया गया। उनमें भी ज्यादातर कोरी समुदाय के नेता हैं। वह 2022 विधानसभा में जीत का ख्वाब देख रही बसपा दूसरे चरण की 55 में से 51 सीट पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों में 22 मुस्लिम और 3 महिलाओं को टिकट दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भी समाजवादी पार्टी जो दावा यह करती है कि हम सर्वधर्म को मानते हैं, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, वो आखिर क्यों अपनी लिस्ट में यह जाहिर कर चुकी है कि हम एक बार फिर से एमवाई समीकरण को साध रहे हैं और एक बार फिर से हम एमवाई पर भरोसा जता रहे हैं। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, भाजपा के लिस्ट में क्या कुछ साफ हो पाया है और आखिर बसपा, भाजपा, सपा और कांग्रेस को लेकर कहां पर स्टैंड करती है। तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इन तमाम बड़े सवालों के जवाब। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस बार के चुनाव में दिलचस्प क्या होगा कि एमवाई समीकरण एक बार फिर से बीजेपी पार्टी में सेंधमारी करेंगे और समाजवादी पार्टी क्या एमवाई के भरोसे सत्ता पर काबिज हो पाएगी। एक बार हम आपको बताते हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से भाजपा ने कितनों को टिकट दिया है। 15 ठाकुर, 14 ब्राह्मण। जी हां, 15 ठाकुर, 14 ब्राह्मण लोगों को वोट जो है वो दिया, माफ कीजिएगा, चुनाव में उतारा गया है। एक लोध समुदाय का प्रत्याशी भाजपा की तरफ से मैदान में है, एक निषाद समाज का प्रत्याशी, एक यादव समाज का प्रत्याशी। यह हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर कितने लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त चुनावी मैदान में है और आखिर वो किस जाति से जुड़े हुए हैं। एक पंजाबी आप देख पा रहे हैं, 11 मौर्य, कुशवाहा और शाक्य। हालांकि आपको जानकारी दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विशेष तौर पर आप देखें किस तरीके से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। 64 ओबीसी, 31 मुस्लिम, 31 एससी, 8 वैश्य, 7 ठाकुर और 9 ब्राह्मण। जी हां, ये जो हम आपको बता रहे हैं समीकरण, ये फिलहाल आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश जो है वो की है। अब वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी जो समीकरण साधने की कोशिश की है वो खास तौर पर एमवाई समीकरण, जी हां, मुस्लिम यादव। लेकिन अब देखना यही है कि जो लगातार चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतर रहे हैं उन्होंने जनता के लिए कितना काम किया है, जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो। तो डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, दिलीप यशवर्धन जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़े हुए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे। फिलहाल डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप जी आपके पास आने की बात करते हैं। इस वक्त जो ये लिस्ट जारी कर दी जा रही है, लगभग 10 से 15 दिन का वक्त बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन अब देखना यही कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी जो ये बात शुरुआत से ही कह रही थी कि हम सर्वधर्म को मानने वाले, हमारी पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों का स्वागत है, लेकिन जब लिस्ट आई सामने तो यह साफ हो गया कि एक बार फिर से एमवाई समीकरण पर सत्ता पर काबिज होने की सोच है।
देखिए, जो भारत का चुनाव है वो भारतीय संविधान के कितना विपरीत होता जा रहा है। जी। अब कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलता है, अब जातियों को टिकट मिलता है। बिल्कुल। जातियों को साधने की कोशिश की जाती है, वोटर्स को साधने की कोशिश नहीं की जाती है। हम्म। फोकस जन नहीं रह गया है, जातियां रह गई। तो मैं ये कहता हूं कि इनको जनप्रतिनिधि ना कह के जाति प्रतिनिधि कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और संसद का भी नाम उसी तरीके से बदल दिया जाए, जातीय संसद कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब रहा आपका सवाल, जी। ये सही कहा आपने कि ये रण है, और इस रण में जितने भी लोग उतरते हैं वो जीतने के लिए उतरते हैं, और जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हथकंडा उनको अपनाना पड़ता है वो अपनाते हैं। और जो अखिलेश यादव है उनके पास MY फैक्टर के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और जितने टिकट दिए उसमें देखिए 31 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, मतलब यादवों से ज्यादा उन्होंने मुसलमानों पे भरोसा दिखाया है। उसका कारण सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, तो मुसलमानों के वोट का पोलराइजेशन होगा। वो पोलराइजेशन अगर होगा तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा उठाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स पर ज्यादा भरोसा जताया है। जो कैराना के पे हैं नाहिद हसन, इतना विवाद होने के बावजूद भी लिस्टेड हिस्ट्री सीटर हैं, डिसाइडेड हिस्ट्री सीटर हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको टिकट दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम लीग से पोलराइजेशन होने की उम्मीद है, इस उम्मीद को अपनी झोली में उतारने के लिए और उससे टिकट सीटें पाने की उम्मीद से इन्होंने पूरा मुलायम यादव फैक्टर पे, मुस्लिम यादव फैक्टर पे काम करना फिर से शुरू कर दिया, और इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दलितों की राजनीति करती है, उसने दलितों पर पूरा फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास सबसे ज्यादा यादव है, यादवों में भी फूट डालने की कोशिश करी। उसके अलावा जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से साधने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं देखी जा रही है, यहाँ पर उसकी जाति एलिजिबिलिटी देखी जा रही है कि अगर वो जाति के सर्टिफिकेट लेकर के आया और जाति में अपने परफेक्ट है और जाति लोगों को साधने में परफेक्ट है, तो उसको टिकट दे दिया गया, वो संसद चलाने के लायक है चाहे नहीं, इससे मतलब नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दो बातें आपने कही। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं अगर हम इस रण में कूद रहे हैं तो हमें जीतना है, तमाम पार्टियां जीतने के लिए रण में कूद रही हैं। लेकिन देखिए, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रणनीति होती है। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि साम दंड भेद का पूरा ये जो फॉर्मूला है वो अपनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प है, MY? आपके सवाल के साथ साथ मैं यशवर्धन जी के बात को आगे बढ़ाते हुए दोनों बातें कहूंगा और जवाब भी दूंगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल 2022 के चुनाव की सीटों के वितरण से पहले अगर 2019, 2017, 2014 पे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी पार्टियां मतलब समाजवादी पार्टी के साथ साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी विगत 30 वर्षों से क्षेत्रीय दलों के रूप में प्रदेश में अलग अलग सरकारें बनाती रही। 2014 की जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि 2014 के बाद देश की राजनीति बदली और उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा तो उत्तर प्रदेश में पड़ा। 80 में 73 और 2017 के चुनाव में 44 सीटों की पार्टी अगर 403 में 325 सीटें ले आती है तो आप समझ सकते हैं कि 80% से ज्यादा सीटें उसको मिली। बिल्कुल। तो दिशा और दशा तय करने का एक नई चलन, नई शुरुआत हुई। अब 2022 के चुनाव आने से पहले या अभी चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी का तो आप देखिए मंडल कमंडल के बाद, मंदिर के बाद लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में MY फैक्टर रहा, जिससे कि लालू यादव और मुलायम सिंह सरकारें बनती रही। जी। मायावती बीच में एक सवर्ण को लेकर के पहले दलित को लेकर बहुत मुखर होती थी और ब्राह्मणों का विरोध करती थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अगर प्रदेश में सरकार बनानी है और लगातार बने रहना तो एक सामाजिक हमको वैचारिक समीकरण बनाना पड़ेगा। लेकिन 2014 में जो भी दिलीप जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि एक जो सेंधमारी की बात है, मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में उन तथाकथित वोटरों पर सेंधमारी की और भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण के साथ साथ बैकवर्ड या अन्य जातियों से जोड़ने के बाद इतनी प्रचंड जीत हासिल की प्रदेश में, उसका असर 2022 के सभी पार्टियों के सीट वितरण में दिख रहा है। अब रही बात जो 47 विधायक मौजूदा समाजवादी पार्टी सरकार में रहे हैं थे, अगर उनको छोड़ करके उनको देखे जो नंबर 2 या नंबर 3 पे थे, उनको नकारा नहीं जा सकता। आया राम गया राम में जितने लोग चाहे भाजपा से सपा में आए हो या सपा से भाजपा में गए हो, इनका भी कहीं न कहीं आने से पहले ये तय हो जाता है कि आपको हम टिकट पक्का कर रहे हैं।
तो इसीलिए देखिए, और मुस्लिम की हम बात करें कि तुष्टीकरण की बात कर लें या ध्रुवीकरण की बात कर लें, दोनों चीजें हटेंगी नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विगत 4-5 दिनों से जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके का चुनाव प्रचार और जिस तरीके के सीटों का वितरण, भाई अखिलेश जी अगर यादव और मुसलमान छोड़ देंगे तो उनको जो तथाकथित फिक्स वोट है वो तो यही है ना। इसके बाद वो अन्य सीट, चाहे वो मौर्य की बात कर ले, चाहे ब्राह्मणों की बात करें, ठाकुरों की बात करें, ये उनको जिताने का काम कर सकते हैं। लेकिन बेस कैडर उनका यही, इसलिए मुझे अब कोई अचंभा नहीं लगता है कि उन्होंने मुसलमानों की कितनी सीटें दी या यादव कितनी सीटें दी। अन्य चरण में भी आपको ये चीजें दिखती मिलेंगी। अब जैसे आप पूर्वांचल में बढ़िएगा तो आपको इस सीटों का आंकड़ा बढ़ता दिखेगा, और उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि सभी पार्टियों को जिताऊ नेता चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, किस पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं, अंततः सबको सरकार बनानी। जी नहीं, बिल्कुल इस बात का जो जिक्र किया आपने, ये लिस्ट देखकर भी साबित हो पा रहा है। नाइद हसन हो गए, आजम खान हो गए और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला हो गए। देखिए तमाम बड़े आरोप लगते ही आए हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आखिर क्यों, अगर किसी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो ऑलरेडी जेल में है, आखिर उन पर क्यों भरोसा जताया जा रहा है? क्योंकि वो वहां पर जीत जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आपके पास आते हैं अमित पांडे जी, क्या लगता है, क्या एमवाई समीकरण को साथ लेकर अगर सपा आगे बढ़ेगी तो क्या वो जीत जाएगी? क्या भाजपा अगर ओबीसी और एससी वर्ग को लेकर अगर आगे बढ़ेगी तो वो जीत जाएगी? क्या इस वक्त एक जाति धर्म विशेष को देखकर ही अब टिकट डिसाइड हो रहे हैं? देखिए, जहां तक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की बात है, शुरुआत से ही इनका रुझान इस तरफ रहा और इन्हीं सब चीजों को आगे लेकर के चले। वैसे अखिलेश जी इस बार चुनाव को जो प्रबंधन कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, समझदारी से कर रहे थे, लेकिन संबित पात्रा ने उन्हें प्रोवोक किया और वो उसमें आ गए। वो लिस्ट जारी करके, क्योंकि कैंडिडेट को फाइनल कर ही दिया था, उनके प्रत्याशियों ने नामांकन कर ही दिया था, लेकिन वो कल जिस तरीके से इस पर हम सारे लोग अब बहस कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम फैक्टर भारतीय जनता पार्टी लाना ही चाह रही, और वही उनका जो है सबसे कमजोर पॉइंट है अखिलेश यादव जी का। इसको वो डिनाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका बेस वोट यही, इस वोट के ही सहारे वो अभी तक सत्ता में आए हैं, और आगे भी सत्ता में आने के लिए उनके पास ये एक बेस्ट चॉइस है। आज जो अभी तक का समीकरण हो रहा था, पहले क्या था कि 2-3 पार्टियों का, इस बार 1-to-1 फाइट होने से अखिलेश यादव जी को संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम फैक्टर और अपना जो बेस है यादव फैक्टर, उस पर ज्यादा भरोसा किया। मुस्लिम उनको बहुत हद तक एक तरफा वोट मिलेगा, इसकी कहीं कोई दो राय नहीं है, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन जो ये राजभर और स्वामी प्रसाद जी का जो फैक्टर है, ये मुझे लगता है कि इतना कारगर नहीं साबित होगा जितना यादव और मुसलमान फैक्टर 100% जिस तरीके का समीकरण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि अखिलेश यादव जी को इन दो जातियों का तो वोट 100% मिलना ही मिलना। नहीं ठीक है, देखिए जी, ये तो अक्सर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हम लोग बात करें वो संभावनाओं की बात करें कि संभावना क्या हो सकती है। राजीव जी आता हूं मैं आपके पास, लेकिन अमित जी एक सवाल और जोड़ता हूं मैं। इस वक्त ओवैसी भी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं। बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर ओवैसी के तमाम कैंडिडेट्स अगर मजबूती के साथ उतरेंगे चुनाव में, तो हो सकता है कि वो जो मुस्लिम फैक्टर है वो कट जाए। बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें जहां तक यूथ का जो मुसलमान जो युवा है वो बहुत ज्यादा आकर्षित है ओवैसी साहब की तरफ। जो भी बात आप देखेंगे, जो मैच्योर है के लिए तो वो थोड़ा मुश्किल होगा कि वो ओवैसी साहब को पसंद करें, लेकिन युवा जो है वो ओवैसी साहब को सुन रहा है, समझ रहा है, उनकी भीड़ उनकी नीतियों में जा रहा है, तो कुछ 40% पे फर्क पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव जी को ज्यादातर जो है मुस्लिमों का वोट मिलेगा। ठीक है, राजीव जी कितना सहमत हैं आप? कितना सहमत हैं आप जो सूची जारी की गई है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे वो सपा की तरफ से हो, कितना सहमत हैं आप कि आखिर जो इस वक्त राजनीति हो रही है, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब हम विशेष तौर पर किसी धर्म को, किसी जाति को देखकर हम टिकट दें, बल्कि हमें यह देखकर टिकट देना चाहिए कि आखिर इस सीट पर कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आम जनता के हित में काम कर रहा है? जी देखिए, आम जनता के हित की बात तो राजनीति में की जाती है, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात होती है तो ये बातें बेमानी हो जाती हैं।
और जाति समीकरण से किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। और शुरू से ही जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेष करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके साथ एक बहुत बड़ा जाति आधार, धर्म का आधार रहा है और इसी आधार पर वो चुनाव लड़ती रही हैं। और इस चुनाव में भी जो मूल वोटर है वो उनके साथ उनका वोटर है और उन्हीं को एड्रेस करके पहला वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अलग अलग गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम यादव समीकरण जो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, जो हरिजन का समीकरण बीएसपी के साथ रहा है, उन्हीं सारे समीकरणों को फोकस करके दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल। और देखिए ऐसे ही करके कहीं ना कहीं सपा जो है वो बैकफुट पर आती है। एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एक मुद्दे को पकड़ती है तो एक कैंपेन बनाकर अटैकिंग मोड पर रहती है और विपक्षी पार्टी को बैकफुट पर लेकर आती है। दिलीप जी, अभी अमित जी ने संबित पात्रा का जिक्र किया, संबित पात्रा ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाजपा जो है वो विकास की बात को लेकर चुनाव में आगे बढ़ रही है, लेकिन भाई दूसरी ओर सपा कभी जिन्ना का जिक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। ये मुस्लिम प्रेम ही है जो समाजवादी पार्टी को सत्ता पर काबिज कर पाएगा। संबित पात्रा एकदम सही कहते हैं कि वो विकास की बात करके आगे बढ़ रहे हैं, विकास करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। विकास जैसी तो कहीं कोई चीज दिखाई दे नहीं रही है। विकास की बातें जरूर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सही कहा संबित पात्रा ने, विकास की बातें अच्छी करते हैं और वो अच्छी करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है कि प्रोडक्ट चाहे जैसा हो, अंदर उसमें हाइजीन हो ना हो, लेकिन उसका जो पैकेजिंग होती है वो इतनी बढ़िया होती है कि आदमी पैकेजिंग में फंस जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक्चुअल में जो विकास होना चाहिए, जो जनता ओरिएंटेड विकास होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत विकास हर सरकार करती है, उसका कोई लेना नहीं है। बहुत सारे टाइम बाउंड विकास होते हैं, टाइम बाउंड डेवलपमेंट्स होते हैं, उसका क्रेडिट किसी सरकार को नहीं जाता है, वो होता ही होता है। वो इस सरकार में भी हुआ है। हाँ, बाकी जो और बहुत सारे जो जातीय विकास होने चाहिए, नहीं होने चाहिए थे, वो जातीय विकास 2014 के बाद बहुत ज्यादा हुआ। हिंदुत्व का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुत्व का विकास, प्रबल विकास हुआ है। लोगों के मन में हिंदुत्व की जितनी भावना नहीं थी वो 2014 में दिखी, जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ, 17 में दिखी और 22 में भी दिखेगी। क्योंकि यही फैक्टर, जैसे MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है, इसी तरीके से जो हिंदुत्व का फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और काम करेगा। ये रिजल्ट भी देगा। MY फैक्टर शायद उतना प्रबल ना हो पाए जितना हिंदुत्व का फैक्टर प्रबल होगा, क्योंकि उसके लिए काशी में उद्घाटन हो गया है, राम मंदिर की नींव पड़ गई है, राम कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा की बातें शुरू हो गई हैं, तो विकास की बातें शुरू हो गई हैं। विकास के बहुत सारे बोर्ड लग गए हैं। विकास होगा तो 9 महीने का समय तो चाहिए ना किसी भी चीज को होने के लिए, कम से कम। तो 9 महीने का समय एक्सटेंड होता चला जाता है। कोरोना आ जाता है तो हमारी टाइम लिमिट खुद जाती है, सुप्रीम कोर्ट टाइम बढ़ा देती है, तो वो टाइम लिमिट सबके लिए एक्सटेंड हो जाती है। और अभी आप ओवैसी की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया। आपने देखा होगा जब बारातें निकलती हैं तो बारात में कुछ लोग डांस करने के लिए पता नहीं कहाँ जा जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि 2-4 जो रुपए उड़ाए जाते हैं उनको बटोर ली जाए, पकड़ ली जाए, हमारा काम चलता रहे। तो ओवैसी साहब इसी तरीके से पूरे इंडिया में सक्रिय रहते हैं। जहां इलेक्शन होता है ओवैसी साहब वहां कूद जाते हैं। आपका उदाहरण बेहद दिलचस्प है और मजाकिया भी है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया ना कि विकास की बात हो रही है, फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अब फ्री की भी बात हो रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात हो रही है। मनोज जी देखिए, जो फ्री की बात होती है ना, ये आदमी को भिखारी बनाए रखने की बात होती है। फ्री से ना आज तक डेवलपमेंट हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। जी बिल्कुल। अब मैं इसी पर आगे बढ़ रहा हूं। मनोज जी देखिए, बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना हो तो बहुत बहुत बैक में जाना पड़ेगा, हमें इतिहास को समझना पड़ेगा, या फिर आगे चलकर तमाम रणनीतिकारों से समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्व क्या और कैसे की जाती है। लेकिन विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा, जैसा कि दिलीप जी ने जिक्र किया। लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी की राजनीति आपको क्या लगता है कितना कामयाब हो पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक लहजे से अगर बात की जाए या फिर अगर हम देखें तो यहां पर जातिगत समीकरण को इतना ज्यादा साधने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि यहां पर जो फ्री की राजनीति हो रही है ये फेल हो जाए। सचिन जी, मैं आपको दोनों सवालों का जवाब दूंगा और लगभग आपके चैनल पे हमने 100 से ज्यादा डिबेट की हैं अन्य चुनाव पे। कारण क्या है उसको मैं ले आता हूं। जैसे आपने जिक्र किया फ्री के फंडे के और ओवैसी की, ये संबित पात्रा का बयान। तो फ्री के फंडे की शुरुआत कहां से शुरू हुई? वो उसके जनक है अरविंद केजरीवाल दिल्ली से। कारण ये है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका सपना हुआ करता था कि
कि दिल्ली में कभी उनकी सरकारें बने, लेकिन नहीं हो पाया। और अन्ना आंदोलन से फिर मुद्दे और उन सब चीज को लेकर लगातार केजरीवाल सरकार में बने हुए। तो उत्तर प्रदेश में वो दिल्ली से चल के आया। रही बात सचिन जी, मैं बताऊं आपको, दरअसल मुस्लिम एमवाई फैक्टर या ओवैसी, भाई ओवैसी के जनक तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो महाराष्ट्र में उनका चुनाव लड़ना, फिर महाराष्ट्र का समीकरण गड़बड़ होना और उनका बिहार का चुनाव लड़ना, लेकिन ये सारी चीजें फेल हो गई बंगाल के चुनाव में। इसलिए ये मैंने जिक्र आपसे किया, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पहली बार 32 सालों में, 32 साल जिक्र कर रहा हूं कि 89 के बाद यहां सरकार रिपीट नहीं हुई। मौजूदा सरकार जो है वो सरकार को रिपीट करने के सारे प्रयास कर रही है और डबल इंजन की सरकार है देश में, प्रदेश में उनकी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी 1 to 1 हो रहा है। जितनी मजबूती से पक्ष खड़ा हुआ उतनी मजबूती से विपक्ष में समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी चर्चाएं, और हम आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते। रही बात फ्री के फंडे को लेकर के, देखिए जैसे भी दिलीप जी भी कह रहे, तो अमित जी कह रहे कि जनता बहुत सारी चीजें तय करती। जनता ये नहीं देखती कि साहब पेट्रोल के दाम क्या थे और हमारी गैस के दाम क्या थे, लेकिन अगर 300 यूनिट हमको बिजली फ्री मिल जाती है तो फ्री के फंडे में 6,000 रुपए किसानों को लेकर के, इस पर हमने वोट देखा, सरकारें बनती भी देखी हैं और ध्रुवीकरण होते भी देखा है। और अगर संबित पात्रा में कल के बयान की बात करूं, जैसे अभी दिलीप जी कह रहे, दिलीप जी बड़ा दुर्भाग्य होगा कि केंद्र में और प्रदेश में 5 साल और 7 साल सरकार होने के बाद अगर पाकिस्तान मुद्दा बनता है तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती। ये कंट्रोल करना भी कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के, मौजूदा पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति होनी है। मुस्लिम यादव को बेस करके जिस तरीके टिकट वितरण समाजवादी पार्टी कर रही है, तो हिंदुत्व को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, 370 को लेकर के, कैराना के मसले को लेकर के देश के गृह मंत्री जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, स्थितियां बदल रही हैं, आगे भी बदलेंगी। और 2 चरण के सीटों का लगभग मोटा मोटा 3 चरण का डिसाइड हो गया है। 4 चरणों की सीटों का मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग देख भी लेंगे। लेकिन लिस्ट सचिन जी कमोवेश जाति धर्म जिताऊ इन्हीं सब चीजों पे होनी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका चरित्र क्या है, किस पे कितने मुकदमे हैं। और आपने आजम खान का जिक्र किया, दरअसल कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे आजम खान हो, चाहे वो अंसारी बंधु हो, चाहे वतीक अहमद हो, ये लोग जेल में रहते हुए भी बाहर वोटों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। इनसे संबंधित वोट वहीं जाएंगे जिनको ये पसंद करते हैं। जी नहीं, इस बात का तो पहले से लगातार दावा किया जा रहा है कि देखिए जिस पर सपा ने भरोसा जताया, खास तौर पर ये कुछ नाम जैसे कि आजम खान हो गए, उनके बेटे हो गए, या फिर नाहिद हसन हो गए, तो वहां पर ये जीत सकते हैं, इसीलिए इन पर भरोसा और इनको मौका दिया गया। लेकिन मनोज जी, अभी कुछ देर पहले अगर हम बात करें तो इस बात का जिक्र किया गया कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर भाजपा जो है वो प्रखर है और वो उसमें जीत जाएगी, जो दिलीप जी ने जिक्र किया। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो योगी जी की बात हो रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना मजबूत है तो आखिर अयोध्या से उन्हें वापस क्यों गोरखपुर सीट भेजा गया? क्या वहां पर डर था, क्या वहां पर खौफ था? सचिन जी क्या है, मुझे लगता है कि मथुरा और अयोध्या से टिकट न लड़ने देना वो उनके पार्टी के नेतृत्व हो सकता है। लेकिन बतौर पत्रकार या राजनीति विशेषज्ञ मैं ये कह सकता हूं कि दरअसल हर जो बड़ा नेता होता है वो अपने चुनाव, अपनी सीट में फंसना नहीं चाहता है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और अगर उनको अपने क्षेत्र में दिमाग लगाना पड़ा तो फिर बाकी सीटों का असर पड़ेगा और बाकी चीजों पे उनको, वो स्टार प्रचारक हैं, अब पूरे देश में जाते हैं, तो वो इसलिए लगता है कि इजी गोइंग सीट दी जाए जहां पर हमको साधारण से हमारी जीत तय हो जाए और हम अपनी पूरी ऊर्जा पूरे प्रदेश में लगा सके। दूसरी बात तो आपसे और कहनी जरूरी थी, चूंकि बीच में एक आपका सवाल था। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि लास्ट बातें विकास की कर ली जाएं, लेकिन अंतिम समय आते आते, और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में और 17 में जिस तरह से वापसी की है प्रदेश में, उसने सारी पार्टियों के तथागत या ये कहिए फिक्स वोटों में सेंधमारी की है। ऐसा नहीं कि 2017 में बैकवर्ड का और यादव का बाकी अन्य वर्गों को वोट नहीं मिला है। मैं सीट गिना सकता हूं सचिन जी कि लगभग ऐसी 47 सीटें थी जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत सीट थी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो इन्होंने
हिंदुत्व को मुद्दे पे बड़े काम किए, इससे इनकार नहीं कर सकते। राम मंदिर का ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया राम, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से संघर्ष किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ये बताने में, जताने में कामयाब रही कि 370 को उसने खत्म किया और राम मंदिर के लिए उसने संघर्ष किया। अब उसका संघर्ष आप देखिए मथुरा के लिए जारी है। बनारस में जिस तरीके से कॉरिडोर पे प्रधानमंत्री का निजी क्षेत्र होने के कारण वो लगातार वहां लगे हुए, हिंदुत्व को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके लिए वो जैकपॉट है। लेकिन जिस सचिन जी खत्म करता हूं, जिस तरीके से अखिलेश यादव 2012 से 2017 ये प्रयास करते रहे कि उन पर कोई भी आरोप ऐसा नहीं लगे, अपराधियों के साठ गांठ का टिकट का, उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी हार हो जाती है तो मुझे लगता है कि पार्टी को फिर अपने बैक मुद्दे पे नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये तो जैकपॉट है भाजपा के लिए, हिंदुत्व और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो है जैकपॉट है और इससे लेकर ही वो आगे बढ़ेगी, ये तो साफ हो चुका है। लेकिन 2014, 2019 और 2017 में जो वर्चस्व की लड़ाई थी कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। फिलहाल अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए तमाम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, तमाम हलचल फिलहाल बढ़ चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जनता किसे चुनेगी और सीट पर काबिज जो है, सत्ता पर काबिज जो है वो कौन होगा। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की स्थितियों को समझे परखें तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में भाजपा से ब्राह्मण जो है वो नाराज है? क्योंकि देखिए शुरुआत से ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा काम कर रही है, इतना काम करने के बावजूद भी अगर ये बातें आ रही हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा से नाराज है, खफा है और वो लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज की नाराजगी वो एक जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके की बातें गई, उसमें इस तरीके का ऐसा प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा ब्राह्मण समाज के लिए थोड़ा असहज है किसी और के साथ इतने तरीके से जुड़ पाना या उनके साथ जा पाना। ये जितना भी अभी तक की जो परिस्थितियां दिख रही हैं टिकट से लेकर के और राजनीतिक समीकरण में, उसमें ब्राह्मण समाज निश्चित निर्णायक होता है, मुखर होता है, अपनी बात प्रमुखता से रख पाता है। तो इस वजह से एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि ब्राह्मण जो है नाराज है। कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रों में जिस तरीके से ऑफिसर्स ने सरकारी कार्यक्रमों में ऐसा शो किया कि साहब ठाकुरों की सरकार है, इस तरीके का माहौल बनाया गया कि साहब ठाकुरों को पोस्टिंग मिल रही है, इस तरीके का आरोप कुछ विपक्षी दल किसी न किसी रूप में लगा देते हैं और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके की बात होती है जो दिखने भी लगता है। लेकिन ऐसा कोई काम, इस तरीके का कोई ऐसा कृत्य ऐसा नहीं था कि कोई बायस होकर के सरकार किसी के लिए काम कर रही थी। हम लोग अगर इसको ऐसे देखेंगे तो सरकार चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी योजना हो, जिसको भी लाभ दे सकती थी, जिसको भी उसका जरूरत थी, उसको लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया। सरकार ने छोटे छोटे काम, हम लोग अगर इस नजरिए से देखें, सरकार ने कोई बहुत बड़ी योजना नहीं करी, जैसे एयरपोर्ट का उद्घाटन तो किया, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं करी, छोटे रोड्स बनाए, छोटे जैसे कॉलेज बनाए, तमाम जगहों पर मेडिकल कॉलेज का घोषणा करी, काम बहुत सारे किए। लेकिन वो एक बड़ा एक्सप्रेसवे जैसे ये कहते हैं कि अपना इस वाला ये जो बनारस वाला था, तो काम तो इस तरीके के बहुत सारे सरकार ने भी किए हैं, लेकिन सरकार ने उसका उस तरीके से जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए था किया है। लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर के तमाम लोगों ने इस तरीके की धारणा एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज सहज भाव से किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी के साथ एसोसिएट हो पाएगा, क्योंकि वो उनके एजेंडे में दिख रहा है कि किस तरीके की राजनीति को लेकर के वो चल रहे हैं। और जहां तक कि तो ये जो छोटी जातियां हैं जो आज की डेट में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के अगर हम बात करते हैं, भाई देखिए इससे बड़ी लीडर मायावती जी, आज उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सारे लोग ताकतवर हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से ये छूटते हैं तो इनका खुद का नुकसान होगा। आप पहले में भी राजभर जी को भी देख लीजिए, इसके पहले जितना भी प्रयास किया उन्होंने वो सफल नहीं हुए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हुए, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, बाकी समाज जो है लीड करने वाला समाज उनके साथ जुड़ा, वो विधायक है। और आज जो चुनाव हो रहा है वो सारा का सारा जातीय आधार पर ही हो रहा है, एजुकेशन के आधार पे, योजनाओं के आधार पे। आप तमाम विधायकों से बात करेंगे, उनको पूरी परिस्थितियों के बारे में नहीं पता है, लेकिन जाति समीकरण उनका ऐसा है कि उनको पार्टियां टिकट दे देती हैं। मोदी जी ने कुछ हद तक पीछे चुनाव में ये प्रयास किया था कि जाति समीकरण तोड़ा जाए, लेकिन वो
आ करके नहीं बिल्कुल, देखिए अगला सवाल मेरा इसी पर है कि ये जो जातिगत की राजनीति होती, जाति को लेकर राजनीति होती, धर्म को लेकर राजनीति होती है, आखिर इसका अंत कब तक हो पाएगा? मनोज जी, आपके पास आऊंगा। आपके चेहरे पर एक मुस्कान थी जब अमित जी जवाब दे रहे थे। फिलहाल एक सवाल राजीव जी से आपसे करते हैं। राजीव जी, देखिए ये बड़ा सवाल है कि राजनीति का स्तर शायद इतना गिरता जा रहा है कि हम एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति को देखकर हम चुनाव चिन्ह पर उन्हें उम्मीदवार जो है घोषित करते हैं। फिलहाल अगर हम जनता की बात करें तो जनता में भी एक बड़ा वर्ग है जो ये देखता है कि अगर ये ठाकुर है तो हम ठाकुर को हम वोट देंगे। अगर मैं ठाकुर हूं और प्रत्याशी ठाकुर है तो मैं उसे वोट दूंगा, ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा, अगर वो इस जाति का तो मैं इसे वोट दूंगा। क्या हम अस्पताल, क्या हम एजुकेशन सिस्टम, क्या हम सड़क, इन तमाम चीजों को लेकर क्या हम प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर सकते? क्या हम उस आधार पर हम वोट नहीं दे सकते? नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर मतलब इस तरह के मुद्दों से प्रत्याशियों का चयन किया तो लोकतंत्र के लिए यह बड़ा सुखद होगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद है कि हमको आजाद हुए करीब 75 साल हो गए जी, उसके बाद भी आज तक इन मुद्दों पर चुनाव हम नहीं लड़ पाए। और कोई भी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, सारे जब चुनाव करीब आ जाते हैं तो इस समीकरण को बिठाने का प्रयास करते हैं। और मेरा यह मानना है कि इसमें दोषी राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता है कि जनता को यह बात समझनी चाहिए कि हमारी बेहतरी किसमें है। लेकिन जब चुनाव करीब आ जाता है तो जनता अपने जाति धर्म के आधार पर वोट करती है। और इसमें राजनीतिक दलों पर सारी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। इसमें जनता का भी मतलब उतना ही योगदान इसका राजनीतिक दलों का। तो निश्चित तौर पर मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए था, आज भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हो नहीं पाता है और अभी यह संभव भी नहीं। ये संभव नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इस वक्त तमाम राजनीतिक दल भी इन तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो यही चाहते हैं कि हम किस तरीके से सत्ता पर काबिज हो। मनोज जी जवाब दीजिए। सचिन जी, दरअसल क्या है कि जब आप जातियों में बटे वोट करते हैं तो गठबंधन की ही सरकार बनती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है जी। जाति समीकरण से उठ करके मोदी जी ने, मैं फिर कहूंगा 2014 में और लगातार वो राज्यों में भी और देश में जो समीकरण तोड़ने का काम किया है, यही वजह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती रही। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की बने, हम आप इसके जो नहीं ले, इसकी जिम्मेदारी जनता की है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार की जाति ढांचे से आगे निकलना पड़ेगा। और केंद्रीय आप देखिए, एक लंबे समय तक देश और प्रदेश में कई राज्यों में कांग्रेस सरकार की, लेकिन जैसे जैसे जाति समीकरण टूटते गए या जो उसके तथागत वोट टूटते गए, उसकी सरकारें जाती रही। और रीजनल पार्टियां वही काबिज है जहां पर उनका जातिगत और धर्म से बहुत लंबा लेना देना है। मोदी जी से उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश में योगी जी से उम्मीद है कि अगर ये जाति समीकरण तोड़कर दोबारा सरकार रिपीट करते हैं जिस तरह केंद्र रिपीट हुई है, तो आने वाले चुनाव में, चाहे 2024 का चुनाव चाहे 2027 चुनाव हो, वो जातिगत समीकरण से ऊपर उठेगा। और कम से कम 89-90 में मंडल कमंडल मंदिर की जो राजनीति शुरू हुई बीपी सिंह के नेतृत्व में, उसका खात्मा होता दिख रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ सचिन जी, तो फिर हम उसी जाल बट्टे में फंसने जा रहे हैं। फिर हम उसी जाति धर्म संप्रदाय और क्षेत्रवाद, और मैं फिर कहूंगा कि उन्हीं नेताओं की दोबारा वापसी होगी जिनको हम देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो करप्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो, चाहे वो अपराध से जुड़े हुए हो। ये तय करना जनता का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और अब जब फैसला आएगा तो वो अपने आप में ये जाहिर हो जाएगा कि जनता का विश्वास किस पर है और कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज होती है। दिलीप जी, आपने शुरुआत में एक बात का जिक्र किया कि देखिए विकास की बात हो रही है लेकिन विकास हो नहीं रहा है। लेकिन बड़े आरोप ये भी लगते आए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ दंगे हुए हैं। उन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा जताया है जिनका बैकग्राउंड जो है वो गुंडों वाला है, माफियाओं वाला, दबंगों वाला है। आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थितियों को हम भी देख रहे हैं, हालांकि जितना अनुभव आपका शायद उतना हमारा नहीं है, लेकिन पूर्व की सरकारों में जो कुछ भी हुआ है, दंगे हुए हैं, वो शायद आज की सरकारों में नहीं हो रहा है, और जिससे कहने का जनता संतुष्ट है, खुश है। ये सही कह रहे हैं सचिन जी आप कि पूर्ववर्ती सरकारों में दंगे हुए थे और इस सरकार में नहीं हुए। कारण कुछ भी हो सकता है पूर्ववर्ती सरकारों में जो विपक्ष था उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश करी हो ताकि आगे उसका फायदा लिया जा सके, और जब वो सत्ता पे काबिज है तो वो दंगे नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी कारण। लेकिन फिलहाल ये सत्य है कि पूर्ववर्ती सरकारों में दंगे होते थे और इस बार एटलीस्ट कम्युनल राइट्स नहीं हुए, और हुए भी हैं तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिए गए हैं, इसमें कोई दो राय।
और मैं ये सचिन जी ये कहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। ये हम लोग गलत बार बार कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र कहीं नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र में जनता सरकार वोट देके सरकार बनाती है। सरकार जब किसी को नौकरी देती है तो नॉन परफॉर्मेंस पे उसको नौकरी से हटाने की या उसको सस्पेंड करने की या वीआरएस और सीआरएस देने का अधिकार रखती है। लेकिन जनतंत्र के पास क्या ये अधिकार है? एक बार वोट दे देने के बाद अगर जो जनप्रतिनिधि है अगर वो काम नहीं करता है तो क्या जनता के पास ये अधिकार है कि वो उसके अधिकारों को छीन पाए? नहीं है। तो इस देश में लोकतंत्र नहीं है। सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया का नाम लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है हमारा। लोकतांत्रिक दायित्व है कि हमें वोट देना है, वोट देना अधिकार नहीं है हमारा, वोट देना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभा देने के बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। दूसरा, अभी मनोज भाई कह रहे थे कि मोदी जी ने और योगी जी ने जातीय समीकरण को काटा है, तोड़ा है। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं मनोज भाई की बातों से जी। इन्होंने उस जातीय समीकरण को काटा नहीं है, तोड़ा नहीं, उसको और मजबूत किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मायावती थी या मुलायम सिंह थे, ये चंद जातियों पर निर्भर करते थे। योगी जी ने और मोदी जी ने उस जातीय जाल को पूरी तरीके से फैला दिया और उन्होंने हर जाति के लोगों को जो जहां पे मजबूत था, जो क्षेत्र में मजबूत था और जो जाति में मजबूत था, उसको उठाने की कोशिश करी। कमोवेश जातीय समीकरण ही राजनीति का अधिकार है, काम और विकास आज भी नहीं, जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं जनता उम्मीद यही करती है कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए काम करे, वो हमारे बच्चों के लिए काम करे, वो हमारे लिए काम करे, हमारे भविष्य को सिक्योर करे। लेकिन अमित पांडे जी, आज ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि विकास की बात होती है, लेकिन विकास हो नहीं रहा, कहीं पर भी नहीं हो रहा। हालांकि दंगे को भी लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन आपका क्या आंकलन है? क्या आपका आंकलन कहता है कि जमीनी स्तर पर क्या हलचल है? कौन किससे नाराज है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं सचिन जी, देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे बात की जाएगी तो ये सरकार और सरकारों से बेहतर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दंगों की बातचीत हो या प्रशासन का हो या न्याय की बात हो, इस सरकार ने पूरा प्रयास किया है। इसी सरकार में इस तरीके की पॉसिबिलिटी हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि इस तरीके के बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो एक राजनीतिक संरक्षण लिए हुए थे और जो मर्जी आता था वो करते थे। आज उनको एहसास हो गया होगा कि कानून भी कोई चीज होती है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास मायावती जी ने एक बार शुरू किया था, लेकिन उन्होंने भी, उनका भी सेलेक्टिव था। लेकिन योगी सरकार ने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। जाति समीकरण तो देखिए रहेगा, ये देश का दुर्भाग्य है। जाति समीकरण हमको लगातार धरातल की तरफ ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो पहले विकास की प्रगति पे था, पथ पे था, आज वापस बिहार की पद्धति पे चला। जिस तरीके से राजभर या ऐसे लोग जब वक्तव्य देते हैं और किस तरीके का वक्तव्य देते हैं, सबको चाहिए अधिकार। आप सारी बात करते हैं, आपको 10 साल के लिए आरक्षण मिला था, आप उस पर बात नहीं करते हैं। आपको लगातार और चाहिए। सरकारी नौकरियां हैं कितनी, आप अपनी संख्या और उसके आधार पर देख लीजिए। मतलब कुल मिला के पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं। और हम शिक्षा प्रॉपर लोगों को दे नहीं पाए, अशिक्षित लोग हैं, इसलिए आसानी से उनकी बात में आ जाते हैं। देखिए, आज का जो युवा वर्ग है, जो पढ़ लिख करके, चाहे वो किसी समाज से हो, दलित से हो, ब्राह्मण से हो, ठाकुर से हो, वैश्य से हो, वो जो पढ़ गया है, जो आईटी सेक्टर में है, वो इस चीज से ऊपर है। वो आज की डेट में समझ रहा है कि ईमानदार सरकार क्या है। हमारे लिए इस प्रदेश में ईमानदार सरकार कितना मायने रखती है। आप कुछ सालों के अंदर, 10, 20, 30 सालों के अंदर का अगर आप इतिहास देखेंगे तो राजनीति में कितना, कौन सा लाभ है कि जो आदमी शुरू में साइकिल से चलता है और वो फिर प्लेन और हेलीकॉप्टर से चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये अनपढ़, जाहिल और गंवार लोग जिस तरीके से जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये केवल अपना भला करेंगे, अपना भला करेंगे, प्रदेश का विनाश होगा। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग करना है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई उम्मीदवार है तो वो, उसको भी जरूरी है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, वो जाने का आखिर कौन सी चीजें कहां पर कितनी हमें काम करना है और क्या चीज जरूरी है। शिक्षा पे भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी प्रयास किया था, इस बार भी पूरा प्रयास किया है कि
कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बेहतर किया। नहीं बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी उनकी है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने अगर उन्हें चुना है तो उनको इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ना होगा और शिक्षा बेहद जरूरी है। हालांकि जो बड़े आरोप लग रहा है कि जो शिक्षा का बजट है उन्होंने कम कर दिया, पहले कुछ और था और अब जो है वो कम कर दिया। लेकिन फिलहाल मनोज जी आपके पास आता हूं, सवाल एक सीधा सा है। एक बार मैं डिबेट कर रहा था तो उसमें सपा के स्पीकर ने यह कहा मुझसे कि हम जो है हमारी राजनीति जो है वो सर्वधर्म की राजनीति, हम सबको मानते हैं, सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी पहली रणनीति थी वही रणनीति अभी भी है। लेकिन एक बात मैंने भी नोटिस किया कि देखिए लोहिया जब थे उनकी राजनीति में एक अलग जो नजरिया था उनका वो एकदम अलग था। मुलायम सिंह यादव आए तो उनका नजरिया एकदम अलग हो गया, और जब अखिलेश यादव आए तो उनका भी नजरिया कहीं ना कहीं अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है बेहतर राजनीति कौन कर पाया और किसका नजरिया बेहतर था? देखिए समयांतर चीजें बदलती रही, परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन अगर लोहिया के समाजवाद की आप बात करिए तो लोहिया की समाजवाद को सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात किसी ने किया तो वो लालू और मुलायम सिंह यादव ने किया जी। कारण ये था कि आपने देखा होगा लंबा आरोप भी लगा और परिवारवाद से लेकर के, और अमित भाई ने बड़े मुद्दे की जिक्र की थी कि भाई ऐसी कौन सी खेती है कि 10,000 का इनकम टैक्स नहीं देने वाला व्यक्ति 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। प्रजापति से लेकर बहुत सारे उदाहरण जो उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है सरकारें आने वाले समय भी बहुत सारे प्रजापति अन्य सरकारों में भी देखें। लेकिन जो आपका सवाल की अगर तीनों की तुलना करें, देखिए लोहिया का जो समाजवाद था वो उस समय कांग्रेस को और इंदिरा के अगेंस्ट विचारों पर, जनता को जनमानस को खड़ा करने पर, अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का। मुलायम सिंह का बदले 20, 25, 30 सालों में जो समाजवाद है, समाजवाद के जरिए सत्ता तो हासिल की, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह जो इसके मुख्य पुरोधा थे, लेकिन उसको कहीं न कहीं इन्होंने परिवारवाद में, जात में, धर्म दे सत्ता सुख का संसाधन बनाया। अखिलेश यादव 2012 में चूंकि लगातार आरोप अपराध का और इन सब चीजों का लगता रहा, उससे निकलने की कोशिश की, जिसका आपने देखा होगा, चाहे वो स्वर्गीय अमर सिंह की बात कर लें, शिवपाल यादव की बात कर लें, आजम खां की बात कर लें, या 3.5 मुख्यमंत्री का लगातार दबाव बना रहा। लेकिन सरकार रही नहीं रही, लेकिन अखिलेश जी इस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। लेकिन चूंकि जो परंपरागत सीट है, परंपरागत वोटर है, या परंपरागत आपके बीच में अभी हमारे मित्र दिलीप जी कह रहे थे कि दरअसल जाति काकस को जो तोड़ने की बात है, तो नहीं, वो जाति काकस में हुआ क्या कि जो जिसको समझता था, भाई मायावती को ये था कि हर विधानसभा स्तर पे उनके वोटर हैं, अगर उन्होंने ब्राह्मणों, ठाकुरों या मुसलमानों के साथ उनको जोड़ दिया तो उनकी सरकार बनना तय हो गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, इस पर सेंध लगा करके उनको बड़े स्केल पे ले आया और सरकार बनाए। और अखिलेश यादव पिछली सरकार की मैं बात कर लूं या अभी वो संघर्ष कर रहे हैं विपक्ष मजबूत तरीके से। एक चीज का जिक्र सचिन जी नहीं भूलेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 नए ट्रायल भी हुए। कभी कोई पत्रकार, कभी कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं सोच सकता था कि अगर मायावती मुलायम या अखिलेश मायावती मिलेंगे तो सामने वाली पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। 2017-2019 में 2 उदाहरण थे, कांग्रेस और सपा गठबंधन, बसपा और सपा गठबंधन। उसके बावजूद भी मोदी जी और योगी जी की सरकार अगर बनती है, इसका मतलब है कि जाति समीकरण में टूट हुई है, भेद लगा है। और आज जो मौजूदा स्थिति है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि बदली परिस्थिति में जो समाजवाद का नारा था या समाजवाद का विषय था, उससे अखिलेश जी निकालने की कोशिश करो, निकाल के आगे भी ले जाएंगे। क्योंकि विचारों में हम लोगों ने देखा है, अमित जी ने कई बार देखा होगा कि अखिलेश कम से कम मुलायम की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं है। भले उनको शिवपाल जैसा जो बड़ा नेता था, पार्टी का कैडर था, प्रदेश अध्यक्ष से लेके या मुलायम सिंह की राजनीति शुरू हुई तो अंत यहां तक पहुंचने तक में शिवपाल का बड़ा रोल रहा, लेकिन अखिलेश ने उससे भी हाथ छुटाने की कोशिश की। तो समाजवाद का चेहरा, समाजवाद की सोच और समाजवाद की चर्चा बदल रही है। अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा 10 मार्च को परिणाम आने के बाद कि अखिलेश जी अगर सरकार सत्ता बनती है तो आगे कैसे लेके जाते हैं, या 32 साल बाद यूपी में सरकार रिपीट होती है तो योगी जी और मोदी जी प्रदेश को क्या देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। समाजवाद का साथ आखिर सपा को कितना मिलता है तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। हालांकि अगर हम बात करें राजीव जी, तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी, उस मुस्कान की वजह क्या है जरा बताइएगा। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि देखिए बड़े आरोप ये लगते आए हैं, कभी सरकार ये आरोप लगाती है कि अपोजिशन के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए तमाम जो पुराने बड़े चेहरे उन पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वही कभी विपक्ष ये कहता है कि सरकार के पास मोदी और योगी के अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है जिसको वो फ्रंट पर खड़ा करे, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या लगता है, सच में किसी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है?
नहीं नहीं, देखिए हमारे चेहरे पे मुस्कान इसलिए आई कि मनोज जी ने जो बात कही मेरे दिल के बात कर दी कि सबसे ज्यादा समाजवाद पे पलिता मुलायम सिंह और लालू यादव ने लगाया। एक बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ आरएसएस नेता तय करता है कि हमारा कौन सा नेता राजनीति में जाएगा और किसको किस स्तर पर रखना है। तो भारतीय जनता के पास, पार्टी के पास नेताओं की श्रृंखला है और जब नेतृत्व तय कर लेगा कि अब किसके उसमें चुनाव लड़ना है तो वो आगे हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोदी और योगी अंतिम नेता है या इनके बाद कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत लंबी सीरीज है नेताओं की और जिस दिन आरएसएस तय कर लेगा कि नेतृत्व किसको देना है फिर वो नेता बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ये भी एक बात जो है कहीं ना कहीं कही जाती है कि संगठन के नाम पे भाजपा मजबूत है। और वही अगर हम कांग्रेस की बात कर ले यहां पर, दिलीप जी ये सवाल आपसे होगा, कहते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और फिलहाल जो इनकी लड़ाई है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी से हो रही है, लेकिन क्या कांग्रेस संगठन के नाम पर कमजोर है? बिल्कुल संगठन के नाम पे ही कमजोर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो संगठन है और उनका जो कोऑर्डिनेशन है एक बूथ लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक और जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट वो जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, वो तब रही थी चूंकि इस देश की आजादी की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू करी और शुरुआत में एक ही पार्टी हुआ करती थी। देश जब 1947 में आजाद हुआ तो वही पार्टी संविधान बनाने लगी, उसी पार्टी ने देश की सत्ता संभाली। तो ये देश जो है वो पहले सिर्फ कांग्रेसियों को ही जानता था, दूसरी कोई पार्टी थी भी नहीं। तो इस देश की इसलिए वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई क्योंकि दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। ठीक है, वहां से ये परिपाटी चलती रही, फिर वो परिवारवाद चलता रहा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद फिर वो परिपाटी टूटी परिवार की। उस परिवार से कोई मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठा, मनमोहन सिंह को बैठा दिया गया, सोनिया गांधी जी ने कमान संभाली, लेकिन वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, आज भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। वो कोऑर्डिनेशन अगर उनके अंदर आ जाए तो शायद वो पार्टी फिर से रिवाइव कर जाएगी, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन आएगा नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए ये जरूरी है, मैनेजमेंट का ये रूल है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो आपको और लोगों को अधिकार भी देने पड़ते हैं दायित्व के साथ साथ, जो अधिकार ये देने को तैयार नहीं, क्योंकि जब आप अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ईगो से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि शायद कांग्रेस कर नहीं पा रही है, जो नहीं कर पा रही। जहां पर देखिए जहां पर फैमिली का होल्ड है, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार पार्टी हो, चाहे वो मायावती में परिवारवाद नहीं है, लेकिन हाँ एकल व्यक्तित्व तो जरूर है। और यही चीज कांग्रेस में है, जहां पर ये चीजें रहेंगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में क्या है, जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी एक पार्ट है और आरएसएस दूसरा पार्ट है, और ये दोनों गाड़ी के दो पहिए और पैरेलली चलते हैं, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन चलता है। इसके साथ साथ टॉप से लेकर के बॉटम तक का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन है। और आप कई बार डिबेट्स में भी ध्यान दीजिएगा, डिबेट्स में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठता है और किसी सवाल में फंस जाता है तो वो रुक जाता है और थोड़ी देर बाद वो मोबाइल देख करके जवाब देता है, पीछे से मैसेज आता है कि क्या जवाब देना है। तो ये किसी पार्टी में नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल देखिए इन तमाम बातों से सभी लोग रूबरू है कि आखिर जो उनकी रणनीति होती है, जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम पार्टियों को बैकफुट पर लेकर आकर खड़े कर देते हैं। मनोज जी आपके पास आते हैं। देखिए तमाम बातें हो गई, विकल्प की बात कही, दिलीप जी ने कहा कि जब कांग्रेस थी तो सिर्फ कांग्रेस थी, जब विकल्प आया तो कहीं ना कहीं भाजपा ने वो काम किया, वो भरोसा दिलाया और भाजपा आज सत्ता में है। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अब एक विकल्प के तौर पर देखी जा सकती है क्या? समय लगेगा, एक शब्दों का जवाब है, समय लगेगा। कारण यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के पास बूथ स्तर तक संगठन और कार्यकर्ता और लोग नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के विचार और संजय सिंह उनके जो प्रमुख हैं प्रदेश के, वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी होना नहीं। कारण यह है कि जो भी पार्टी कैडर बेस आई, चाहे कांसीराम के संघर्ष से मायावती की बात कर लें या मुलायम सिंह के संघर्ष से समाजवादी पार्टी की बात करें, इन सब पर मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भारी है। कारण यह है कि वो पैरेलल 365 दिन चुनाव लड़ती है, 365 दिन उसके बूथ पे लोग मीटिंग बैठक और चीजें चलती रहती हैं। तो अब जो भी लोग आएंगे प्रदेश में भी और देश में भी, आम आदमी पार्टी के बारे में एक धारणा थी जब ये पार्टी बनी थी, तो लोग इसका नाम भी आप देखिए आम आदमी रखा गया था और विचारों की बात, लेकिन इसके विचार यदा कदा बदलते रहते
वो भी कहीं न कहीं वन मैन शो निर्णय पे हो गई है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को जो चेहरा पसंद है वो आगे जाएगा, जो पसंद नहीं वो आगे नहीं जाएगा, चाहे वो कुमार विश्वास हो, ठीक है, चाहे माफ अन्य कीजिएगा, बहुत सारे समय की बहुत कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। फिलहाल बड़ी बहस में